नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का किया उद्घाटन। कहा कि प्रदेश के उत्पाद को देश दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का है अवसर। ट्रेड शो में एक जिला एक उत्पाद के कई उत्पादों का प्रदर्शन सराहनीय। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पीएम किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट किया लॉन्च। कहा कि कृषि क्षेत्र को तकनीक के साथ जोड़ने के लिए उठाया गया यह कदम किसानों के जीवन में लाएगा परिवर्तन। एआई चैटबॉट किसानों को उनके प्रश्नों का देगा स्पष्ट और सटीक उत्तर। केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा ने सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण GCES के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल का किया शुभारंभ। क्रांतिकारी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन कृषि पद्धतियों को बदलने के लिए किया गया है डिजाइन। आहूजा ने कृषि में वास्तविक समय अनुमान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर दिया जोर। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि क्रिप्को की नई दिल्ली में 43वीं आम सभा की हुई बैठक। वार्षिक आम सभा में साल भर का लेखा किया गया पेश। क्रिप्को के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह ने कहा कि किसानों को उर्वरकों की समय पर आपूर्ति के लिए क्रिप्को ने 57 लाख टन उर्वरकों की है रिकॉर्ड बिक्री। चीनी की जमाखोरी पर केंद्र सरकार लगातार बना रही है नजर। अब केंद्र सरकार ने व्यापारियों से हर सप्ताह पोर्टल पर चीनी स्टॉक के आंकड़े देने को कहा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो राज्य के निर्माताओं और उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रदेश के उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने इस पर खुशी जताई कि इस ट्रेड शो में 2000 से अधिक निर्माता अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं और 66 देशों के 400 से अधिक खरीदार इस व्यापार शो में भाग ले रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि ये आयोजन प्रदेश के निर्माताओं और उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि इस ट्रेड शो में एक जिला एक उत्पाद के विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन सराहनीय है। उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि हस्तशिल्प आधारित उत्पादों के साथ साथ राज्य के युवा उद्यमी, विशेषकर महिला उद्यमी भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने उद्यमिता और श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस आयोजन में राज्यों के एक जनपद एक उत्पाद से संबंधित विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन सराहनीय है। हस्तशिल्प पर आधारित उत्पादों के साथ साथ राज्यों के युवा उद्यमियों, विशेषकर महिला उद्यमियों द्वारा भी अपने उत्पादों को प्रदर्शन किया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि उद्यमशीलता और श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन इसे और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि प्रदेश के 54 GI प्रोडक्ट्स यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उत्पादों की प्रदर्शित का भी इस ट्रेड शो में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे उत्पादों और उनसे जुड़े क्षेत्रों को देश विदेश के सामने प्रस्तुत करने के इस प्रयास की मैं सराहना करती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने परंपरागत कारीगरों, हस्तशिल्पियों और उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों के पास अपना यूनिक उत्पाद है। इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना का संचालन कर रही है। अनेक अभियान पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किए हैं, जिनमें अपने परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, 75 जनपद हैं
75 जनपदों में सबकी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट है। उत्तर प्रदेश के अंदर परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम विश्वकर्मा के रूप में जिस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 17 सितंबर को शुभारंभ किया है, उन्हीं की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश इस दिशा में पहले ही अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा चुका था। आज यह अपने परंपरागत हस्तशिल्पियों को सम्मान करने का एक अभियान है और उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का जो कार्यक्रम किया, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 54 जीआई प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के लिए एआई चैट बॉट लॉन्च किया। एआई चैट बॉट का लॉन्च पीएम किसान योजना की दक्षता और पहुंच बढ़ाने और किसानों को उनके प्रश्नों के त्वरित, स्पष्ट और सटीक उत्तर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कैलाश चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि क्षेत्र को तकनीक के साथ जोड़ने के लिए उठाया गया ये एक बड़ा कदम है, किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। उन्होंने कहा कि आज कृषि मंत्रालय ने विभिन्न भाषाओं में एआई चैटबॉट के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर मोबाइल के माध्यम से करने की पहल कर उनकी शिकायतों का निपटान करने का एक महत्वपूर्ण काम किया है। किसानों के लिए बहुत ही खुशी का पल है कि किसान टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहा है और ई किसान मित्र चैट बोर्ड के माध्यम से किसान की किसान सम्मान निधि के तौर पर अगर किसी प्रकार की समस्या है तो वो अपने इस पोर्टल के माध्यम से अगर पूछता है तो उसको तुरंत उसको उसी समय जवाब मिल जाएगी कि उसके कहाँ पर किसान सम्मान निधि में समस्या आ रही है और क्यों उसको नहीं मिल रही है और उसका समाधान कैसे होगा, उसकी सारा वो बोलकर बताएगा। और इस ई मित्र जो इसमें ये किसान मित्र जो चैटबॉट है ये विभिन्न भाषाओं के अंदर जवाब देगा। जिस भाषा के अंदर किसान जवाब पूछेगा उसी जवाब में उसको उत्तर मिलेगा और ये अभी हमारे 5 भाषाओं के अंदर इसको रिलीज किया है और आगे जाकर हम 22 भाषाओं के अंदर इसको लेके जाएंगे। कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुड गवर्नेंस के तहत तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का आह्वान किया है और आज की गई ये पहल उसमें मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि आज कृषि में तकनीक के इस्तेमाल का ही प्रभाव है कि किसान ड्रोन के माध्यम से खेती कर रहे हैं, जिसके चलते युवाओं में भी कृषि की ओर आकर्षण बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते देश में कृषि के क्षेत्र में नए नए स्टार्टअप की शुरुआत हो रही है। किसान अब इस पोर्टल के माध्यम से अपनी किसान सम्मान निधि के संबंध में कोई भी समस्या है तो वो तुरंत इसके ऊपर अपनी ही भाषा में बोलकर वो उस पोर्टल से उत्तर प्राप्त कर सकता है और ऐसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आने वाले समय में किसान निश्चित रूप से देश का आत्मनिर्भर बनेगा और किसानों को बहुत बड़ा ये पोर्टल लाभ देने वाला है। देश के किसानों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का भी आभार प्रकट करूंगा। और केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा ने बृहस्पतिवार को सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण यानी कि GCES के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। ये परिवर्तनकारी वेब पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन पूरे देश में कृषि कार्यप्रणालियों में आमूलचूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य के साथ विकसित किया गया है। आहूजा ने कृषि में वास्तविक समय अनुमान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सत्यता पर आधारित तथा विश्वसनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा की सटीकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और इसीलिए डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डेटा प्रदाताओं की भी है। आहूजा ने इस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए सभी राज्यों से विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया।
भारत सरकार की सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने के क्रम में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि क्रिप्को की राजधानी नई दिल्ली में 43वीं आम सभा की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए क्रिप्को के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह ने कहा कि क्रिप्को ने साल 2022-23 में 57 लाख टन उर्वरकों की बिक्री कर एक रिकॉर्ड कायम किया है। देखते हैं ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। देश के किसानों को सहकार से समृद्धि के जरिए खुशहाल और संपन्न बनाने में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी क्रिप्को का योगदान अतुलनीय रहा है। राजधानी नई दिल्ली में क्रिप्को की 43वीं आम सभा की बैठक में बोलते हुए क्रिप्को के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह ने कहा कि अनुकूल जलवायु परिस्थितियों और किसानों को उर्वरकों की समय पर आपूर्ति के चलते क्रिप्को ने साल 2022-23 में 57 लाख टन उर्वरकों की बिक्री की है, जो एक रिकॉर्ड है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी समिति ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान 57 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की असाधारण बिक्री का आंकड़ा हासिल किया है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के अनुरूप सरकार ने सहकारी क्षेत्र को हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों के साथ जोड़ते हुए इसे मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस अवसर पर NCUI व इफ्को के अध्यक्ष दिलीप भाई संघानी ने कहा कि भारत सरकार की सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने में क्रिप्को की भूमिका अहम है। क्रिप्को ने 20% डिविडेंड सभी सेक्टर में, डेयरी सेक्टर के साथ साथ जो रोजगारी मिल रही है, जो उनकी आय बढ़ रही है, इनसे सहकार से समृद्धि का नारा सिद्ध होने की दिशा में हर कोऑपरेटिव सेक्टर काम कर रहा है। क्रिप्को की 43वीं वार्षिक आम सभा के दौरान सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्रिप्को के प्रथम अध्यक्ष रहे के श्रीनिवास गौड़ा और गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री जयेश रादड़िया को सहकारिता विभूषण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कोऑपरेटिव में इफ्को, क्रिप्को, NCDC, NCI उसमें आने के बाद देश का अच्छा ये हो गया। पहले भी इफ्को का अभी बहुत बड़ा बाहर कर्नाटका से नहीं, बाहर देश को भी चल रहा है। सहकारिता विभूषण अवार्ड मेरे को मिला है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि सहकारिता में लंबे समय में काम करने के बाद क्रिप्को ने आज जो अवार्ड दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पहले सहकार मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। इस दौरान डीडी न्यूज से बात करते हुए राजफेड के प्रबंध निदेशक हनुमान मलढाका ने कहा कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदकर उनके उत्पाद की लागत का मूल्य दिलाने पर राजफेड का जोर है। राजफेड राजस्थान में सहकारी संस्थाओं की अपेक्स संस्था है जो लगातार किसानों के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हुई है। इसका मुख्य तौर पे जो किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हम प्रोक्योरमेंट का काम करते हैं। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर इनपुट के तौर पे कृषि आदान में भी उनको फर्टिलाइजर वगैरह राजफेड में हमारी KVSS के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। क्रिप्को की 43वीं वार्षिक आम सभा में भाग लेने आए स्टेक होल्डर्स व अन्य प्रतिनिधियों ने भी क्रिप्को को किसानों की तरक्की का आधार बताया। क्रिप्को का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और पहाड़ों के दूरस्थ एरिया में भी जो फर्टिलाइजर्स की सप्लाई हो रही है उससे काफ़ी किसानों को लाभ हो रहा है। वहाँ कई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी काफ़ी बन रहे हैं और जो हमें जैविक खाद भी मिलती है क्रिप्को की, वहाँ से उससे भी काफ़ी फायदा होता है। आज क्रिप्को दिन दुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस कर रहा है और जिस प्रकार से एक छोटी सी संस्था से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्को का बहुत बड़ा नाम है और जिस प्रकार से इफ्को है, इफ्को के पैरेलल आज क्रिप्को आज प्रोग्रेस पे है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इससे किसानों की हेल्प हो रही है और इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी है आगे और ये मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। गौरतलब है कि क्रिप्को की देश भर में 9,470 सहकारी समितियां हैं। 31 मार्च 2023 के अनुसार क्रिप्को की शेयर पूंजी 388.62 करोड़ रुपए रही है। समिति ने हर क्षेत्र में बेहतर कार्य निष्पादन कर 763.16 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जो भारत सरकार की सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत सरकार के सहकार से समृद्धि की संकल्पना को सच्चे मानों में साकार करने में क्रिप्को का योगदान अतुलनीय रहा है। यही वजह है कि क्रिप्को ने बीते एक साल में
न केवल 57 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का विपणन किया है, बल्कि दूसरी ओर पूरे साल भर में 763 करोड़ का लाभांश अर्जित कर सच्चे मायनों में किसानों को इसका फायदा दिलाने का महत्वपूर्ण काम भी किया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्र सरकार ने विक्रेताओं और चीनी उत्पादकों को हर सोमवार चीनी के भंडार की जानकारी अनिवार्य रूप से देने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने व्यापार, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और चीनी उत्पादकों से esugar.nic.in पोर्टल पर चीनी के भंडार की अनिवार्य रूप से जानकारी देने को कहा है। सरकार ने यह कदम जमाखोरी रोकने और चीनी बाजार में आधारहीन अटकलों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया है। सरकार का उद्देश्य सभी उपभोक्ताओं के लिए चीनी को किफायती दाम पर उपलब्ध कराना है। सरकार चीनी मिलों और व्यापारियों से उपयुक्त कानूनों और मासिक घरेलू कोटा नियमों का अनुपालन करने की दिशा में सहयोग की अपेक्षा कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वाली मिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि देश में घरेलू खपत के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार है और त्योहारों के लिए कोई कमी नहीं है। सहकार से समृद्धि की संकल्पना के क्रम में देश के किसानों के कृषि उत्पादन की बिक्री करने, कृषि आदान उपलब्ध कराने और उचित मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद करने के मामले में 1957 में स्थापित राजफेड का नाम देश की अग्रणी सहकारी संस्था के रूप में विख्यात है। सहकारिता के जरिए किसानों की आर्थिक खुशहाली के विषय पर राजफेड के प्रबंध निदेशक हनुमान मल ढाका से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। देश के किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए सहकार से समृद्धि का रास्ता आदिकाल से आगे बढ़ता जा रहा है और इसी क्रम में क्रम के साथ साथ कई ऐसी एजेंसियां हैं जो राज्यों में किसानों की समृद्धि का काम कर रही है और इसी में से एक है राजफेड, जिसके जरिए किसान न केवल आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बन रहे हैं बल्कि सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार भी कर रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजफेड के एमडी हनुमानमल ढाका। सर, राजफेड का इतिहास अगर जाने तो ये कब शुरू हुई थी और इसकी क्या मुख्य संकल्पना है? राजफेड की जो शुरुआत हुई राजस्थान के एकीकरण के पश्चात ही इसकी शुरुआत हो गई थी और शुरू से ही ये काफ़ी अच्छा इसका जो सेटअप है और आज ये अग्रणी जो शीर्ष संस्था है राजस्थान की सहकारिता की शीर्ष संस्था में आता है। किसानों की खुशहाली और तरक्की का एक बहुत बड़ा माध्यम है। किस तरह देखते हैं सहकार से समृद्धि आपके राजफेड में? जैसा कि हम सभी जानते हैं, सहकार की मूल भावना है एक सब के लिए और सब एक के लिए। तो राजफेड किसानों को लगातार सपोर्ट देने के लिए विशेष तौर पे उनकी जो उपज है गेहूं, सोयाबीन, चना, सरसों, इनको नेफेड के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर खरीदते हैं और हमारा ये जो कार्य है क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से होता है। तो लगातार राजफेड ने किसानों को उनका उपज का सही मूल्य और बिचौलियों से बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किया है और जब किसान को अगर सही मूल्य प्राप्त होता है तो निस्संदेह रूप से उनको समृद्धि मिलती है। राजफेड इसके अलावा किसानों को जो एग्रीकल्चर इनपुट है, जो खाद है, बीज है, उसके संबंध में भी फैसिलिटेट करवाता है और मैं समझता हूँ कि राजफेड शुरू से किसानों को अपना उद्देश्य प्रूव करने में सफल रहा है। राजफेड की कितनी शाखाएं हैं, कितने किसान जुड़े हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम किसानों को खाद बीज से संबंधित उपलब्ध कराते हैं? राजफेड जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो मुख्य काम है, हमारे 8 डिविजन्स में 8 आरओ ऑफिसेज हैं और उसके नीचे हमारा जो पूरा काम है वो KVSS जो अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी होती है जिसको क्रय विक्रय सहकारी समिति है, जो राजस्थान में 272 क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से हम अपना काम करवाते हैं। कृषि में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान और सहकारिता से किसानों की समृद्धि बढ़ती है, तो सहकारी गठबंधन की आज कितनी ज़रूरत है? सहकारिता का हमेशा से शुरू से राजस्थान न केवल राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी का, आम काश्तकार का, आम ग्रामीण जन का ऊपर उठाने में, अपलिफ्टिंग में काफ़ी योगदान रहा है और सहकारिता इतने लंबे समय के बाद भी इसकी औचित्य बना हुआ है। तभी आज सहकारी संगठन लगातार करीब को देख लीजिए, नेफेड देख लीजिए, राजफेड देख लीजिए, इफको देख लीजिए, इन्होंने आम किसान के जीवन को सही बनाने में बड़ा योगदान दिया है। तो ये थे राजफेड के एमडी हनुमानमल ढाका, जिनका मानना है कि सहकार से समृद्धि के जरिए एक ओर जहाँ किसानों की तरक्की हो रही है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक खुशहाली के नए नए विकल्प भी सामने आ रहे हैं। जैसे कि कैमरामैन उज्जवल के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव।
गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में उठापटक देखने को मिली। आगरा और अलीगढ़ मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि राजकोट और जयपुर मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में गिरावट देखने को मिली। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 20 सितंबर को सरसों का भाव था 4,900 रुपए। 21 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 4,850 रुपए पर आ गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 20 सितंबर को यहां सरसों का भाव रहा 5,002 रुपए। 21 सितंबर को इसके सौदे 152 रुपए लुढ़क कर 4,850 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 20 सितंबर को सरसों का भाव था 5,480 रुपए। 21 सितंबर को इसके सौदे में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य के ही अलीगढ़ मंडी में 20 सितंबर को सरसों का भाव रहा 5,450 रुपए। 21 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए बढ़कर 5,460 रुपए पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की रिकॉर्ड पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 389.63 लाख टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119.63 लाख टन रही थी। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में भी लहसुन बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो 21 सितंबर को ज्यादातर मंडियों में लहसुन के सौदों में बिना किसी बदलाव के साथ कारोबार हुआ। वहीं कुछ मंडियों में लहसुन के भाव में कमजोरी दर्ज की गई। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 20 सितंबर को लहसुन का भाव रहा 8,750 रुपए। 21 सितंबर को इसके भाव में 125 रुपए की नरमी आई और भाव आ गया 8,625 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 20 और 21 सितंबर को लहसुन 12,500 रुपए पर बिका। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में 20 सितंबर को लहसुन का भाव रहा 6,500 रुपए। 21 सितंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,500 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 20 सितंबर को लहसुन का भाव 7,500 रुपए, जो कि 21 सितंबर को भी बिना किसी फेरबदल के 7,500 रुपए पर बरकरार रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान टमाटर, बैंगन और मिर्च की नर्सरी लगा लें। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी की बुआई पूरी कर लें। साथ ही खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। उत्तर प्रदेश के किसान पिछले माह बोई गई लौकी की बेलों को सहारा दें। अभी के समय बाजरे की बुआई शुरू कर सकते हैं।
साथ ही यहाँ के किसान साफ मौसम देखकर तिल की फसल में निराई गुड़ाई करें। तिल की फसल में पहली निराई गुड़ाई बुआई के 15 से 20 दिन बाद और दूसरी निराई गुड़ाई के 30 से 35 दिन के बाद कर लें। अभी के समय कुछ फसलों में कीट और रोग लगने का खतरे की संभावना भी देखी जा सकती है। ऐसे में खेत में लगी फसलों की निगरानी करते रहें। मक्के की फसल में आर्मी वर्म कीट लगने का खतरा हो सकता है। ऐसे में किसान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही धान की फसल में झुलसा रोग के लक्षण दिखने पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसी भी प्रकार की दवाओं का छिड़काव साफ मौसम पर ही करें। साथ ही खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। वहीं बात करें बिहार की, तो यहाँ धान की फसल में ब्लास्ट रोग लगने की संभावना देखी जा सकती है। ऐसे में फसल की निगरानी करते रहें और वैज्ञानिकों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बिहार के किसान टमाटर की फसल की देखभाल करते रहें। फसल में किसी भी प्रकार के कीट लगने पर संक्रमित पौधों को उखाड़कर मिट्टी में दबा दें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद अब नजर खास खबरों पर। सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन के आपत्तिजनक बयान को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और स्टालिन को नोटिस जारी किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के पारित होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दोहराया है कि बेरियम को पटाखों में बतौर केमिकल इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। दिल्ली में पटाखों पर लगे बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, यानी कि दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगी। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लालू यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत 17 आरोपियों को समन जारी किया है। राजस्थान में पहली बार विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी। 18.5 लाख मतदाताओं को घर बैठकर वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने ये सुविधा शुरू की है। वित्त मंत्रालय ने अगस्त महीने के लिए आर्थिक समीक्षा जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक पहली तिमाही में मजबूत घरेलू मांग के चलते सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी में वृद्धि हुई है। सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर हमले के मामले में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपी अनीस को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। 2 अन्य की घायल अवस्था में गिरफ्तारी हुई है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।